सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट कनेक्टेड है जिन्हें मार्केट में 20 सालों का एक्सपीरियंस है। आप सभी ने पहले से जानते हैं, इतना प्यार देते हैं। वन एंड ओनली मिस्टर CA नितिन मुरारका। सर, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। और आपने टाइम निकाला, मुझे पता लगा आप 1.5 घंटे ट्रैवल करके आए हैं, तो बड़ा हेक्टिक हो सकता ना रहा हो। मैं तो ये सोचूंगा ना ही रहा हो। नहीं, कोई हेक्टिक नहीं। और कंटेंट बनाना है और व्यूअर को अच्छे अच्छे कंटेंट देना है। तो आज मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मतलब बिल्कुल मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ, बिकॉज हमारे चैनल पे जो लोग हैं ना सर, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। एंड हम चाहते हैं कि जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिन्होंने मार्केट में टाइम लगाया है, प्रॉफिट बनाया है, लॉस लिया है, उसके बाद रिकवर किया है, सारी चीज़ें, जो एक्सपीरियंस है ना, वो जब लोगों के पास जाएगा ना, उसकी कोई कीमत नहीं है और वो लोगों के पास जाना चाहिए। तो हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि जो आम लोग हैं उनके लॉस कम से कम हो और उनके प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और प्रॉफिट हो या ना हो, ये तो एक सेकेंडरी मैटर है। पहला मैटर है कि आप एजुकेट हो जाओ, आपको चीज़ें समझ आ जाएं, और अगर आपको चीज़ समझ आ गई, आप राइट डायरेक्शन में रहोगे तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट कर ही लोगे। तो लॉस मिनिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हमारा मेन कंसर्न है। तो सर, सबसे पहले आज हर किसी का ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट को देखने का नजरिया अलग होता है। ये जो हर्षद मेहता के ऊपर सीरीज आई, इस तरीके से जो स्टॉक मार्केट के ऊपर मूवीज बनी, इन्होंने स्टॉक मार्केट को ना एक मनी मेकिंग मशीन जैसा दिखाया है कि यहाँ से तो कोई आम आदमी पता नहीं कितना ही अमीर बन सकता है, और हर कोई अलग अलग नज़रिए से स्टॉक मार्केट को देखता है। तो आप स्टॉक मार्केट को, बाजार को किस तरीके से देखते हैं? आपके लिए क्या चीज़ है? देखिए, स्टॉक मार्केट में जैसा आपने बोला, सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें दो पहलू हैं। एक तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक आप ट्रेडिंग करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में मेरे ख्याल से एक नए ट्रेडर्स को इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाना चाहिए। नए अगर बिगिनर है वो, तो उसे इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्टोरी के साथ आप बढ़ सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स में आप पैसे लगा सकते हो, और ट्रेडिंग में भी पैसे बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पैसे नहीं बनते, बट उसके लिए क्या है कि सीख करके, समझ के, कुछ ट्रिक्स को समझ के आप अगर इम्प्लीमेंट करें तो प्रॉफिट बना सकते हो। तो मेरे लिए स्टॉक मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप स्लो एंड स्टडी अपनी कैपिटल जर्नी को लेकर के चल सकते हैं प्रॉफिट्स के साथ। बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज लेना चाहिए, और एग्रेसिव होकर के हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चलिए सर, आज शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी अपनी पर्सनल जर्नी से। आज आपको 20 सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसमें उतार चढ़ाव सब आए होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ब्लंट हो सकता है, बट लोगों के लिए बड़ा, मतलब ये लोगों की तरफ से भी एक चीज़ है, जानना चाहते हैं लोग। सर, आपका स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा लॉस अभी तक कितने का हुआ? प्रॉफिट की तो सभी बात करते हैं, लॉस की आज बात से शुरू करते हैं। आपका स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा लॉस कितने का हुआ और क्यों हुआ? देखिए, ये अभी जैसे सब जानते हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, राइट। बट एक्चुअली में मैं ऑप्शन राइटर हुआ करता था, और मैं 2004 से इस ऑप्शन मार्केट में हूँ। और 2002 के बाद ऑप्शन आई, और उसके बाद 4-5 में बहुत कम लिक्विडिटी थी, और मैं 2004 से ऑप्शन में सेलिंग का काम करता हूँ एज अ ऑप्शन राइटर। राइट। और उसके बाद 2004 से लेके 2000 करीब 17-18 तक मैं ऑप्शन राइटर की तरह काम किया मैंने जी। और 18 के बाद, आप अभी 24 है, तो 18 से मैं ऑप्शन बायर हो गया। अच्छा। अब आप बोलोगे कि ऑप्शन बायर आप कैसे हो गए? वैसे उल्टा होता है, पहले लोग बायर होते हैं और लॉस कर लेते हैं, तो कहते हैं जी सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने उल्टा किया है। हाँ, उसमें आपके इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है कि लॉस आपको कैसे हुआ, और आप सबसे बड़ा लॉस आपका कब हुआ। जी। तो बेसिकली मुझे 2015-16 के आसपास मैं ऑप्शन राइटिंग कर रहा था, और नॉर्मली उसमें मंथली एक्सपायरीज होती थी, वीकली नहीं होती थी। तो मैं करंट मंथ में ऑप्शन राइटिंग, कॉल एंड पुट दोनों स्ट्रैंगल बना करके मैंने बेची हुई थी। नेक्ड, कोई हेज नहीं था। नेकेड बेची हुई थी जी। जैसे कि 8-10% ऊपर की कॉल और 8-10% नीचे की पुट बेची हुई थी। अच्छा। स्ट्रैंगल छोटे छोटे प्रीमियम मंथ में एवरेज दोनों साइड ओटीएम बेचा हुआ था। दोनों साइड ओटीएम, और एवरेज साल का मैं 22-23% रिटर्न बना लेता था उसमें। जी, बड़े कैपिटल पे। तो ये मैं 2014 से भी कर रहा था, 13 भी किया मैंने, 14 भी किया, 15 भी किया, उस समय भी प्रॉफिट हुआ, 16 में भी मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर 17-18 में मैं मार्केट में गैप अप्स होने लग गए, उस समय मेरी पोजीशन फंस गई। तो वहाँ पे M2M भी आ गए थे,
और अच्छे खासे M2M आ गए थे, बड़े M2M आ गए थे। वो अच्छे खासे आप बता पाएंगे सर? वो 50 करोड़ की रेंज में होंगे वो M2M। तो वो जैसे तैसे फिर उसे कितने प्यार से बोला ना सर ने 50 करोड़ के M2 में मतलब लॉस भाग टू मार्केट में है। मतलब ये आप कितने, सर ने आराम से बोल दिया, बट आप सोचो कि आज लोग ट्रेड करते हैं सर, मतलब 1000, 5000, 2000 का लॉस हो जाता है, आप 50 करोड़ के M2M की बात कर रहे हैं। बट खास बात ये थी कि उस 50 करोड़ के लॉस M2M देखने के बाद हम उसे करीब 4 से 5 करोड़ के लॉस में निकले। क्या बात है। तो वो जो 45 करोड़ का लॉस था वो हम लोगों ने कवर किया। तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि आपने 45 करोड़ का प्रॉफिट किया, बट कितने टाइम में किया? वो उसमें 3 महीने लगे, और वो इनफैक्ट उसको फिर हमने कैलेंडर से कवर किया, यानी कि यही मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपने स्ट्रैंगल में लॉस किया है हाँ। और बड़ा लॉस किया तो स्ट्रैंगल के प्रॉफिट से कवर नहीं हो सकता वो 3 महीने में? नहीं, वो इनडायरेक्टली स्ट्रैंगल ही थी। स्ट्रैंगल मतलब कैसे थी कि नॉर्मली क्या है कि उस समय मंथली एक्सपायरीज होती थी, तो हमने उसे अगले मंथ रोल ओवर किया और उसके बाद क्लोज स्ट्रैंगल्स बेची, फिर उसके बाद उसके अगले मंथ स्ट्राइक्स को पास किया, डेल्टा को पास किया, अगले मंथ किया, और वहाँ पे बेसिकली कुछ हेजिंग भी की। तो मैनेज करके हम जैसे भी हो 3-4 महीने में लॉस को काफ़ी कम करते हुए निकल गए उसमें। बट यह है कि उसके बाद से फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग का काम छोड़ दिया, क्योंकि जो 3-4 महीने में कमाया था उसमें काफ़ी एक अच्छा खासा पोर्शन लॉस हो, 3-4 सालों में जो कमाया था। मैं नहीं कोई बात नहीं, वो लोगों को समझ आ गया। मैं वही सोच रहा था कि 3-4 महीने में अगर आपने कमाया था तो कितना कमाया होगा कि उसका एक पोर्शन चला। तो 3-4 साल में जो 3-4 साल में कमाया उसका एक बड़ा पोर्शन मैंने M2M देखा। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 3-4 साल का जो मेरा प्रॉफिट था वो नहीं गया था। बट ये है कि जो M2M देख के मुझे ये समझ में आया कि ये जो काम है ये रिस्की काम है और हमेशा हम इसे बड़े कैपिटल पे नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन राइटिंग फिर मैं छोटे कैपिटल पे ही उसे करने की एडवाइस देता हूँ, और छोटे कैपिटल पे हम ऑप्शन बाइंग में फिर शिफ्ट हो गए, यानी हम डाइवर्सिफाई हो गए कि कुछ कैपिटल पे आप ऑप्शन बाइंग करें, कुछ कैपिटल पे ऑप्शन सेलिंग करें। तो सर यहाँ पर कई लोगों का ना एक सवाल आएगा कि आपने उस टाइम पे नेक्ड सेलिंग करी, तो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर दिमाग में ये नहीं आया कि यार अगर उस टाइम पे मैं हेज ले लेता तो शायद इतना बड़ा M2M नहीं आता, मुझे स्ट्रैंगल की जगह आयरन कॉन्डोर करना चाहिए था? तो ऐसा दिमाग में आया क्या? मतलब जस्ट लेमन क्वेश्चन। देखिए, वो ऑलरेडी मैं जैसे 2011 से कर रहा था, 11 में भी प्रॉफिट कमाया, 12 में भी कमाया, 13 में भी कमाया, फिर कंटिन्यूस चल रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं सही है, अब अचानक से गैप्स होने लग गई मार्केट में और पोजीशन हेज नहीं कर पाया। वो बेसिकली उसका ये भी रीज़न है कि ओपन इंटरेस्ट हमारी ज़्यादा थी। अब सपोज़ कीजिए मार्केट का ओपन इंटरेस्ट 30 लाख शेयर का है और अगर मेरा ओपन इंटरेस्ट उसमें 50% है तो वो लिक्विडिटी की भी दिक्कत होने लग जाती है, आप हेजिंग नहीं कर पाते हो। तो वो सब रीजंस हो जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं वहाँ पे। हाँ, तो हम तो सर हेज ले लेते हैं आज की रेट में। आपका वो आप बात सही कह रहे हो कि 50% मार्केट का हुआ है, आप क्रिएट कर रहे थे फिर तो। ये उस समय ओपन इंटरेस्ट कम हुआ करते थे, अभी ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो एक स्ट्राइक्स पे 1-1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। हाँ। और उस समय जब मैं ट्रेड करता था तो उस समय ओपन इंटरेस्ट 30 लाख, 40 लाख, 25 लाख ऐसे ओपन इंटरेस्ट होता था। ऑप्शन प्लेयर्स भी लिमिटेड थे, तो उस समय फिर भी 15-20 लाख का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करना। हाँ, ये आप लोग कैलकुलेट करके बताना इसमें पैसे कितने लगेंगे बट कमेंट में लिखिएगा। बट ये है कि हाँ, मार्केट का जो भी स्ट्राइक वाइज था वो 15 से 20% का ओपन इंटरेस्ट हम क्रिएट कर लेते थे। क्या बात है सर, ये तो मतलब अमेजिंग है। तो यहाँ से सर और भी चीज़ें आती हैं कि आपने कहा कि ठीक है, एक बार मार्केट में कोई बड़ा लॉस देख लेता है तो उसे लगता है यार ये वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, नाउ लेट्स शिफ्ट टू सम अदर स्ट्रैटेजी। तो आपने बोला कि आपने 2011 से स्ट्रैंगल किए और स्ट्रैंगल में ईयर ऑन ईयर आपने कमाया। तो जब आपने गवाया तो फिर क्या मेंटालिटी चेंज करी कि अब मैं क्या करूँगा? आपने बोला मैं बायर बन गया, तो आप क्या बिल्कुल नेक्ड बायर बन गए? क्या किया आपने वहाँ पे उसके बाद? इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत चीज़ें इवॉल्व होके आई जी। 2004 से 2017-18 तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखा और उसको हम लोगों ने बाइंग की तरफ इम्प्लीमेंट किया। जैसे एक ऑटो ट्रेंडर में हमने कई कॉन्सेप्ट डाले हैं, जैसे पीसीआर का एक कॉन्सेप्ट है। वो पीसीआर हम यूज़ किया करते थे सेलिंग में, बट जब उसे हम रिवर्स बैक टेस्टिंग किए कि उसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स बैक टेस्टिंग करते हैं, तो हमने फाइंड किया कि एज अ बायर भी इसमें अच्छी एक्यूरेसी हमें मिल रही है। तो फिर हम बेसिकली पीसीआर के कॉन्सेप्ट को निकाल के लेके आए और उसे हम बाइंग में इम्प्लीमेंट किए
और फिर जो हेजिंग स्ट्रेटजीज है उसकी तरफ हम शिफ्ट हुए नेकेड ऑप्शन सेलिंग की बजाय। हेजिंग में जैसे आप क्रेडिट स्प्रेड्स बोल सकते हैं या बटरफ्लाई स्ट्रेटजीज बोल सकते हैं। तो हमने बेसिकली रिस्क को कम किया। हमने ऐसा नहीं है कि नेकेड ऑप्शन सेलिंग बंद कर दी, हमने नेकेड ऑप्शन सेलिंग बंद की, बट उससे थोड़ा सा शिफ्ट कर गए डिफरेंट स्ट्रेटजीज में, क्योंकि ऑप्शन में लिक्विडिटी भी आने लग गई। और अब तो क्या है, जैसे जैसे वीकली ऑप्शंस आ गई, कई सारी स्ट्रेटजी इवॉल्व होकर के आ गई, और ऑप्शन बायर के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी अभी आ गई है, क्योंकि आपको हर दिन एक्सपायरी हो रही है। तो ऑप्शन बायर के पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटी, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में ऑप्शन सेलर से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बायर के पास है। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि देखिए ऑप्शन सेलर, तो मैं नेट सेलर हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, ऑप्शन सेलर के लिए अभी क्या है कि मार्केट में डेल्टा का मूव बहुत ज़्यादा है। डेल्टा का मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट निफ्टी मूव करेगी 100 पॉइंट, तो जो वीकली ऑप्शंस है वो 100 रुपये बढ़ जाएगी। मंथली में क्या होता था, मनी ऑप्शन, हाँ, मंथली ऑप्शंस में जब हम लोग राइट करते थे तो उस समय क्या होता था, डेल्टा 0.6 होता था, 0.7, और इन द मनी आने के बाद भी डेल्टा उसका 0.8 होता था। तो उस समय आपका मैक्सिमम डेल्टा आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसको आप हेजिंग कर सकते थे इजीली अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट से। बट अभी कि आपको एक्सपायरी आ गई तो आपको काटना ही पड़ेगा सौदा, लॉस बुक करना ही पड़ेगा। तो और ओवरनाइट का भी रिस्क है, ओवरनाइट अगर 100-150 पॉइंट, अब हेजिंग में भी आप कितने % तक हेजिंग है ये 100% हेज है। नहीं, वो हेजिंग का मतलब हो गया कि आप कितने पॉइंट्स नीचे तक हेज हैं। अच्छा, आप स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप लॉस आएगा तो कितने % आएगा, वो तो आएगा ही। हाँ, बट ये है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाइंग स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा हेज करके किया जाए तो सेलिंग से ज़्यादा रिटर्न्स बाइंग में निकाली जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि एक सेलर साल का 20-22% टारगेट करता है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है। बट अगर बायर थोड़ा प्रॉपरली डिसिप्लिन ट्रिक्स वगैरह को यूज़ करके करे तो वो 24% से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकता है और रिस्क भी उसका कंपैरेटिवली कम होगा। नहीं, वो तो बात आपकी 100% ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करते हैं ना लोग, उन्हें 20, आप सोचो सर क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे सर बोल रहे 24% साल का, बायर 2% महीना अपनी कैपिटल पे टारगेट करे, तो ये जो देख रहे हैं तो करते ही नहीं सर। आप तो लाख रुपए पे 2000 रुपए बनाने की बात कर रहे हो, इन्हें तो मजा ही नहीं आएगा आपकी बात पे। नहीं, देखिए हमें ये सोचना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिजनेस है और हमारा टारगेट आप ज़्यादा से ज़्यादा साल का 30-35% से ऑप्शन बाइंग पे रखेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा साल में कैपिटल डबल हो जाए ऑप्शन में, तो उसमें बहुत रिस्क होती है। आप महीने का 3-4% का अगर आप टारगेट रख के चलें ऑप्शन बाइंग में, तो मैं समझता हूँ आपके 12 महीने में से आपके 8 महीने प्रॉफिटेबल होंगे। हाँ, क्योंकि आप मैनेज करके चलेंगे। और आप ये सोचिए कि महीने का 4% यानी साल का 60% हो गया, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न हो गया। मैं बोलूँ 60 की जगह 40 भी, हाँ 48 हो गए। तो अगर आपके 48-40% भी साल का रिटर्न बन गया तो बहुत अच्छा रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बाइंग, अभी तो इतनी वीकली ऑप्शंस आ गई, आपको मंडे एक्सपायरी, ट्यूसडे एक्सपायरी, वेडनेसडे, थर्सडे, हर दिन एक्सपायरी है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो सर अब यहाँ से और भी नए क्वेश्चन आएंगे। आप जब स्टॉक मार्केट में आए तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें थी कि आपको यहाँ से क्या क्रिएट करना था, आप क्या चाहते थे? देखो जब आप भी आए होगे आज से 20 साल पहले, तो आप भी यंग होंगे, लोगों की तरह थोड़े चुलबुले भी हो सकते हैं, मेरे को पता नहीं। देखो मैं तो 20 साल पहले नहीं मिला था आपसे, तो मैं 20 साल पहले स्कूल में पढ़ता था, छोटे से क्लास में तो मतलब आपका जितना एक्सपीरियंस है, मतलब हम तो स्कूल में थे सर उस टाइम पे। तो ज़्यादातर जब नए नए लोग आते हैं आज की डेट में, उनके अंदर ना एक ऐसा होता है कि मैं तो यार यहीं से आग लगा दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। तो क्या कुछ ऐसा आपके अंदर था उस टाइम पे? अब देखिए, ये मैं स्टॉक मार्केट में आया कैसे, मैंने CA किया है जी, और 2003 के आसपास मैंने क्वालिफाई किया, 4 के आसपास मैंने क्वालिफाई किया। अब 3 में क्या है, जब मैं पढ़ता था तो मुझे अपने खर्चे वर्चे निकालने के लिए मैंने ट्रेडिंग करी कुछ। ओके। और उस समय एक स्टॉक था UB होल्डिंग। ओके। वो मेरे किसी दोस्त ने बताया था और मैंने उसे लिया था पापा से पैसा लेके, और वो कैपिटल वो 40 रुपये में लिया था मैंने उस समय, और वो 3 गुना हो गया था। अच्छा। तो उससे मेरा करीब 4-5 महीने का खर्चा चल गया था। अच्छा। तो मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ। और फिर वहाँ पे मैंने एक और स्टॉक बॉन्ड में ट्रेड किया था, सरदार सरोवर बॉन्ड। अच्छा। वो UB होल्डिंग बेच के जो मेरे पास पैसा आया, मैंने उससे सरदार सरोवर बॉन्ड लिया, और वो 25,000 में बॉन्ड लिया, और अगले दिन वो 35,000 का बॉन्ड बिक गया। बॉन्ड नॉर्मली बॉन्ड में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती है, बहुत बढ़िया है। बट अब मुझे पता नहीं था उसमें कुछ हुआ, 35,000 में बिक गया, मैंने बेच दिया अगले दिन। और फिर वो 2 दिन के बाद मुझे वापस मिल गया वो 26-27,000 में। ये बात है 2003-4 की, सरदार सरोवर बॉन्ड। और फिर वो 2 दिन बाद 40,000 का बिक गया। अब मुझे उस समय रीजनिंग बॉन्ड था, बॉन्ड था, क्रिप्टो था, बॉन्ड था, सरदार सरोवर बॉन्ड था वो। तो
मुझे लगा ये तो इसमें पैसे बन सकते हैं, कुछ इसमें है, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा कि मुझे स्टॉक मार्केट में घुसना है। तब सीए नहीं हुआ था? नहीं, तब मेरा सीए नहीं हुआ था। हाँ। फिर मैंने 2004 में क्वालिफाई किया, उसी ईयर आपने? उसी ईयर क्वालिफाई किया, चार्टर्ड अकाउंट। हाँ, और फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया कि मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जाना है। शॉर्ट टर्म में, इन्वेस्टमेंट में नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में घुसना भाई, जब दिन के इतने आ रहे हैं, हाँ, 25 के 40 हो रहे हैं, तो और क्या करना है? तो उसके लिए फिर मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे ये पता चला कि टेक्निकल एनालिसिस से मार्केट को फॉरकास्ट किया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है जी। तो फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, यूएस बेस्ड कंपनी थी, जहाँ पे मैं रात में ट्रेडिंग किया करता था। उस समय गूगल की लिस्टिंग ही हुई थी, 2005 में हुई होगी शायद। तो वहाँ पे मैं एज अ ट्रेडर वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, और वहीं पे मैं सीखा, मैंने टेक्निकल सीखी, और माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इन सब में मैं ट्रेडिंग करता था, और वहाँ से मेरी ट्रेडिंग जर्नी चालू हुई। उसमें क्या ट्रेड करते थे? स्टॉक्स, हाँ, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, स्टॉक्स ही खरीदते थे। हाँ, स्टॉक्स खरीदते थे, और हमें डेली के, जैसे मान लो मैंने अगर $100 कमाया तो हमें $10 के मतलब वो मिलते थे उस समय, इंसेंटिव मिलता था। हाँ, जो भी कमाते थे उसका 10% हमें मिलता था, और कुछ एक नॉमिनल सैलरी मिलती थी, और रात की जॉब थी, रात में 8 बजे से लेके 1 बजे तक की जॉब थी। ये यूएस मार्केट में ट्रेड करते थे, और ये गुड़गांव में ही था, एक फार्म हाउस में था, वहाँ पे हम जाते थे और करते थे। तो वहाँ पे मैंने करीब 1-1.5 साल काम किया। फिर कुछ रेगुलेशंस के कारण वो काम बंद हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आ गए फॉरेन एक्सचेंज के। तो वहाँ से फिर मैं उसके बाद मैं एसएमसी में आ गया, और इनफैक्ट फिर मैं एसएमसी में लास्ट करीब 16-17 साल से मैं एसएमसी में ही हूँ। और वहाँ पे फिर मैंने काफ़ी कुछ सीखी। डीके सर हैं हमारे, उनके अंडर में डेरिवेटिव सीखा, क्योंकि फिर उस समय डेरिवेटिव मार्केट नया इवॉल्व भी हो रहा था। तो फिर डेरिवेटिव में ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ आया, और वहाँ से फिर हम ये जर्नी चालू हुई। और फिर उस जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सीखी वो ऑटो ट्रेडर के अंदर डाली है। और ऑटो ट्रेडर में वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हमारे साथ जो ट्रेडर्स हुआ करते थे उनके एक्सपीरियंस है, वो सबको कंबाइन करके एक बुक के अंदर बेसिकली डाल दिया, जिसे आप देख करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सर यहीं से एक सवाल आता है, अब आपने अपनी जो शुरुआत करी, देखो उस टाइम पे तो आप शुरुआत हुई दोस्त की टिप से, फिर आपको बॉन्ड के बारे में पता लगा, जो अभी तक शायद यहाँ पर जो सुन रहे होंगे ज़्यादातर लोगों को बॉन्ड मार्केट के बारे में पता ही नहीं होगा। अब उसके बाद एक सवाल ये आता है कि आपने जो भी किया लाइफ में, ज़रूरी नहीं कि सर सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस सेम हो, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो जो नए लोग हैं उन्हें अपना पहला कदम स्टॉक मार्केट में किस तरीके से रखना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो नए ट्रेडर हैं, यंग ट्रेडर हैं, तो इसमें दो ट्रेडर भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, बिल्कुल। हाँ। अभी कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट के बारे में, तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ सेलेक्टेड अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी एडवाइस में शुरू में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि ना ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, ना इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। सपोज कीजिए आप नए हैं और आपके पास कैपिटल साइज मैं मान के चलता हूँ कि 25,000 का कैपिटल है, तो आप जो इंडेक्स के अच्छे स्टॉक्स हैं, एक ऑप्शन वो हो गया कि आप उसके 4-5 ऊपर के स्टॉक लेकर के रख दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ETF में पैसा लगाएं, जैसे निफ्टी ETF है, बैंक निफ्टी ETF है, या PSU ETF है, आप उसमें पैसा लगाएं, और मार्केट को साल भर 6 महीना आप देखो किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स दे रहा है, निफ्टी की मूवमेंट क्या है। फिर धीरे धीरे अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको एक लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। निफ्टी का लॉट साइज़ है 50, बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ है 15, तो आपको एक लॉट से स्टार्ट करना चाहिए, छोटे कैपिटल से। फिर आपको ये लगे कि नहीं, मैं इसमें अच्छा कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप ये मान के चलो कि शुरू का कैपिटल आप जो भी लगाओगे, आप 10-20 हज़ार जो भी लगाओगे, वो 100% नुकसान होगा ही होगा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर आपने 25,000 से स्टार्ट किया, तो आप ये मान लो कि वो 25,000 मार्केट में आने वाले 1-2 महीने में नुकसान हो ही जाएगा। फिर धीरे धीरे आप उससे सीखोगे, इसलिए आप अगर बड़ा कैपिटल शुरू में लगा दोगे तो बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। आप छोटे से लगाओ, जितना आप अफोर्ड कर सको, जितना लॉस से आपको तकलीफ नहीं हो। फिर आप धीरे धीरे, अगर लगे कि नहीं आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर आप बढ़ा सकते हो। प्रॉफिट आने के पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। अब आप ट्रेडिंग करना सिंपल इस तरीके से आप ट्रेडिंग नहीं करें। प्रॉफिट आने के पीछे कुछ आपको टेक्निकल्स आना चाहिए, कुछ आपको ऑप्शन चेन्स का डेटा आना चाहिए, आपके पास टूल्स होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एक डॉक्टर के पास अपने टूल किट होते हैं, एक मैकेनिक के पास अपने टूल किट होते हैं, वैसे एक ट्रेडर के पास भी अपना कुछ ना कुछ टूल्स होने चाहिए, जिससे वो एनालाइज कर सके कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। परफेक्ट सर। तो अब जब यहाँ पर ट्रेडिंग की बात आती है, तो अब आ जाता है कि लोग इन्वेस्टिंग समझ गए कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बाद जब उन्हें ट्रेड करना, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक एक लॉट से ही शुरू करो, कि स्टार्टिंग में अगर लॉस होना है तो कम ही पैसे पे लॉस हो, बड़े पैसे पे लॉस ना हो।
और वो कहीं ना कहीं आपकी मार्केट में लर्निंग फीस है। वो तो आप मार्केट को गुरु दक्षिणा दे रहे हो, जो आप दे रहे हो, क्योंकि सीखोगे तो बिल्कुल तो पानी में उतर के तैरना सीखोगे। बिल्कुल, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एक अलग बात है, बट पानी में उतर के सीखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आती है बात, सर लोग ना निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ज्यादातर लोग, जब वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। कई सारे लोगों के मन में सीधा सवाल होगा ये वीडियो को देखते देखते कि आपका आउटलुक क्या है निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे आने वाले शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। एक हम उसकी भी डिस्कशन करते हैं इसी वीडियो में। देखिए, अगर मैं मीडियम टर्म की बात करता हूँ, मीडियम टर्म का मतलब हो गया 3 महीने, क्योंकि अभी क्या इलेक्शंस भी हैं और अप्रैल और मई में इलेक्शंस चलेंगे, उसके बाद फिर फुल फ्लेज बजट भी आएगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको देख के मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाएगी। और अभी हम लोग 21,700-800 की रेंज में हैं जिस वक्त हमें वीडियो बना रहे हैं। हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद मार्केट आपको ये 23,000 के ऊपर दिखेगी, यानी कम से कम 1200-1300 पॉइंट की रैली मिड टर्म में 3 से 4 महीने के अंदर। अब इसके पीछे फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं मुझे? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले समय में पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए और क्लियर मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आएगी, तो ये सबसे बड़ा ग्रोथ स्टोरी है। और ये मार्केट के लिए हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है कि जब भी एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो मार्केट उसे पॉजिटिव वे में ट्रीट करते हैं और ऊपर जाते हैं। और आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, जब जब मार्केट में क्लियर मैंडेट या पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट आई है, मार्केट बहुत तेज़ी से रैली करी है। ये लास्ट आप 6-7 साल का डेटा, 6-7 इलेक्शंस का डेटा आप निकाल के देख सकते हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया। उसके बाद अगर जैसे हम ये मान रहे हैं कि क्लियर मैंडेट, क्लियर गवर्नमेंट आनी चाहिए, तो जो नेक्स्ट बजट आएगा वो जुलाई अगस्त में बजट आएगा, फुल फ्लेजेड बजट आएगा, क्योंकि अभी इंटरिम बजट था, उसमें हमें काफ़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंट्री के लिए देखने को मिलेंगे, तो वो भी मार्केट को ट्रिगर करेगी। तो ये तो हो गया हमारे डोमेस्टिक फैक्टर। अब इंटरनेशनल फैक्टर्स में अगर आप जाएंगे तो इंटरनेशनल फैक्टर्स में सारे के सारे मार्केट ऑल टाइम हाइज पे हैं अभी, चाहे नैस्डैक देख लीजिए, डॉ जोन्स है या वर्ल्ड मार्केट है। तो वर्ल्ड मार्केट से हमें कोई चिंता वाली बात इमीडिएट टर्म में नहीं दिख रही है, तो वहाँ से कोई दिक्कत है नहीं। डोमेस्टिक फैक्टर्स हमारे सारे स्ट्रांग हैं। तीसरा, अगर मैं डेटा वाइज देखूँ तो विक्स को हम ट्रैक करते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो 14-15 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और अभी इलेक्शन आएगा तो ये विक्स ऊपर जाएगी इलेक्शन के कारण। ये हो सकता है 18-20-22 तक विक्स चली जाएगी इलेक्शन के कारण, और उसके बाद फिर कूल ऑफ होने लग जाएगी। तो जिस हिसाब से इलेक्शन या बजट के टाइम हम देख रहे हैं कि विक्स में कोई हलचल नहीं है, विक्स ये बोल रही है कि मार्केट स्टेबल है। हो सकता है इलेक्शन आए और विक्स बहुत ज़्यादा नहीं भी बढ़े। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो आप विक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं कि चलो भाई इलेक्शन आ गया, विक्स 20 के नीचे, इसका मतलब मार्केट ये देख रहा है कि मार्केट में कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है। तो ये सब आज के दिन में जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं, ये सब मुझे पॉजिटिव फैक्टर दिख रहे हैं। और इसके बाद मैं जैसे डेटा ट्रैक करता हूँ, उसमें रोल ओवर्स होते हैं, तो रोल ओवर्स में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि लास्ट जो अभी रोल ओवर हुआ है बजट के टाइम, वो लॉन्ग रोल ओवर से फरवरी से अब मार्च का रोल ओवर आने वाला है। तो मार्च में अगर लॉन्ग रोल ओवर्स हो जाता है तो फिर आप मान के चलें वो अप्रैल में तक लॉन्ग रोल ओवर्स की तरफ ही चली जाएगी। तो मेरा अपना कंक्लूजन है कि अभी हम 22,780, 22,800 के आसपास स्पॉट लेवल हैं। टिल इलेक्शन के रिजल्ट्स आने तक ये करीब 22,500, 22,700 होना चाहिए, और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद डिपेंड करेगा, और बजट आने तक 23,000 के ऊपर हम लोग होंगे। अब यहाँ पर आपने निफ्टी का एक आउटलुक दिया, बट अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके क्या रीजंस हैं, और क्या आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है या नहीं है? देखिए, बिना फाइनेंस के मार्केट नहीं चलेगी, बट ये है कि आज के समय में इमीडिएट शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसका मेजर फैक्टर है HDFC बैंक। HDFC बैंक के आप देखेंगे तो ये जो क्वार्टर का रिजल्ट्स आया है, जो अभी वो कंपैरेटिवली थोड़ा रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, इसलिए आप देख रहे हैं कि HDFC बैंक में बाइंग इंटरेस्ट नहीं, इनफैक्ट थोड़ी FIs की तरफ से लिक्विडेशन हुई है। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी मेजर जिसका HDFC का वेटेज है, उसका अगले क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आएगा वहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें देखने को डेफिनेटली मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स आपको 3 महीने बाद आएगा, वहाँ से बैंक निफ्टी पिकअप करेगा। तो 3 महीने के बाद रिजल्ट जब आएगा तो उस समय आप ये मान के चलें कि हम इलेक्शन पीरियड में ही होंगे, और वहाँ से ट्रिगर आपको बैंक निफ्टी से मिलेगा। अब बैंक निफ्टी में बाकी जो स्टॉक्स हैं, जैसे SBI में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, इनमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो जो 30% वेटेज
HDFC बैंक का है, उसको काउंटर आपको SBI, ICICI और एक्सिस बैंक कर रहे हैं। इसलिए बैंक निफ्टी गिरेगी नहीं, क्योंकि उसको बैलेंसिंग दूसरे स्टॉक्स कर दे रहे हैं। बट ये है कि बहुत तेजी से बढ़ेगी भी नहीं, बट ये है कि मार्केट को गिरने में कोई सपोर्ट बैंक निफ्टी नहीं करेगा। तो मेरा ये आउटलुक है कि 2 महीने तक बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब आपको 44,500 से लेके 46,500 के बीच में रहेगी, और उसके बाद फिर मार्केट 50,000 की तरफ जाएगी। तो बैंक निफ्टी पे व्यू मेरा बुलिश है। वो जो 50,000 वाली रैली है उसे लीड HDFC बैंक करने वाला है। HDFC से ट्रिगर आना चाहिए, क्योंकि अगर अगले क्वार्टर का पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर अगले क्वार्टर का भी HDFC का रिजल्ट्स नेगेटिव आ जाता है तो हो सकता है दूसरा स्टॉक में ट्रिगर मिल जाए। और भी कई स्टॉक हैं जैसे रिलायंस है, रिलायंस की वेटेज भी निफ्टी में अच्छी खासी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बैंक निफ्टी से ही ट्रिगर मिलेगा, IT के स्टॉक्स भी हैं, वो 1-2 स्टॉक्स लगाड हो सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट पॉजिटिव साइड ही मूव करेगी। सर यहाँ पर PSU बैंक्स का आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट अभी तो मोदी जी ने आके पार्लियामेंट में बोल दिया कि दबा के लगाओ पैसा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो उसके बाद खैर अब पता नहीं जी मोदी जी ने प्रिडिक्ट किया है क्या हुआ, उसके बाद हमने अभी PSU में अच्छी रैली देखी है। तो आपका अभी लॉन्ग टर्म और मिड टर्म क्या आउटलुक है इसके ऊपर? देखिए PSU में रिटर्न्स लोगों के बहुत अच्छे बने हैं और काफ़ी स्टॉक में रैली भी आई है, बट अभी और पिछले 10 साल से शांत बैठे हुए थे। हाँ बिल्कुल, लास्ट 1 साल में PSU की रैली है ये जी। और रिटर्न्स तो बनने चाहिए, कम से कम इलेक्शन तक आपको होल्ड करना चाहिए। और बट ये है कि कॉशियस भी रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप ये माने कि अगर 1 साल में डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसमें कहीं ना कहीं वैल्यूएशन इशूज़ भी हैं, ओवर प्राइस्ड भी हैं। तो आपको एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोज़र पूरा का पूरा PSU में ही रखें, बट यह है कि कम से कम इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने के आसपास या उसके पहले तक इनमें रैली बनी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शंस के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक आपको PSU में आप कर सकते हैं, फिर वापस नीचे मिले तो आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। सर SBI, अच्छा पर अभी आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मेरा व्यू यह है कि PSU में पॉजिटिव होना चाहिए और कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे मोदी जी ने LIC के बारे में बात की थी, तो LIC में क्या है, अभी रिसेंट में ही एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है मंथली चार्ट्स पे, और 950 के आसपास उसका ब्रेकआउट लेवल है। अभी वो करीब 1100 के आसपास होगा। तो अभी उसकी रैली बननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि और उसमें मोमेंटम बनना चाहिए। तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो मुझे लगता है कि वो होल्ड किया जा सकता है। और जो सर SBI के अंदर मूवमेंट है उसका क्या कारण लग रहा है आपको यहाँ पर? SBI के अंदर जो मोमेंटम है वो तो देखिए PSU का राजा है। भाई PSU का राजा है तो सबसे ऊपर SBI है, फिर PNB है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो जो लीडर है सेक्टर का वो चलने पे ही सेक्टर में लीडरशिप आती है। तो सबसे ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट FNO में भी लिस्टेड है, तो सबसे ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कि SBI में है। बाकी एज अ बैंकिंग देखेंगे तो एज अ बैंक वो सबसे टॉप बैंक इंडिया का माना जाता है PSU में। तो उसमें ग्रोथ स्टोरी भी है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी की गई है उसके वर्क कल्चर में और बाकी कई चीज़ों में। तो ओवरऑल और अंडर वैल्यूड भी था जब ये 600-550 की रेंज में था, तो स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड भी था। बहुत सालों से स्टॉक में अप्रिसिएशन भी नहीं मिला था। बाकी फंड्स बाइंग भी देखी गई है SBI में, कई म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग थी। तो रिसेंट में हम देखें कि वो पूरा PSU पैक जब चला तो SBI में भी अच्छी बाइंग मिली। सर FMCG सेक्टर के अंदर काफ़ी टाइम से मोमेंटम नहीं है। अगर हम बात करें जैसे HUL की, तो HUL के अंदर भी अभी कोई खास मोमेंटम नहीं आ रहा। बट मैं डेटा देख रहा था, वो डेटा थोड़ा सा लास्ट में पॉजिटिव तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आपका क्या मानना है FMCG सेक्टर के ऊपर? अब नॉर्मली क्या होता है ना, जब फाइनेंस चल रहे होते हैं या मार्केट खूब चल रहा होता है तो FMCG नहीं चलता है। FMCG और फार्मा ये जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रा बेट हो गए या सेफ बेट हो गए। अब जब मार्केट गिर रही थी तो आपने देखा होगा कि FMCG और फार्मा भाग रहा था। तो वो समय समय की बात है। FMCG नीचे आ रहा है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नीचे आए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC हो गया, मैरिको हो गया, सब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। और ये अच्छी बात है कि आपको नीचे के प्राइस पे मिल पा रहे हैं। तो आज PSU की रैली है तो PSU को एंजॉय कीजिए और इन स्टॉक्स में वहाँ से पैसे निकाल के यहाँ पे लगाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में FMCG में भी रिटर्न मिलनी चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब लोगों के अंदर से इतने हमने स्टॉक्स की बात करी तो एक सवाल आ रहा होगा सर कि पेटीएम
काफ़ी लोग इस पे बेट भी कर रहे थे और अभी हमने देखा कि बैक टू बैक लोअर सर्किट। तो आपका पेटीएम के ऊपर क्या ओपिनियन है सर, ये लोग ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब क्या है कि अब जिस पे आरबीआई की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस इतनी आ जाए, वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है और प्लस जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिक्विडेशंस का भी रिस्क होता है, क्योंकि अब कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिक्विडेशंस का भी काफ़ी प्रेशर रहेगा और एक ट्रस्ट इशू भी आ जाता है। तो हमारी रिकमेंडेशन इसमें बाय रिकमेंडेशन तो नहीं है। अगर आपके पास ऊपर का लेवल का है, अगर आप फंसे हुए हैं तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी अगर लोअर सर्किट लग रहे हैं तो कोई उपाय नहीं है इसमें, बट बाइंग रिकमेंडेशन कहीं से भी नहीं है। बट सर पेटीएम वाली बात पे एक एड ऑन भी है कि अभी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि कहीं ना कहीं रिलायंस पेटीएम को लोअर वैल्यूएशन पर लेना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? ये डिपेंड करता है किस वैल्यूएशन पे लेती है रिलायंस उसको, बट अभी तो ये र्यूमर है, अभी कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि रिलायंस पेटीएम को टेक ओवर करेगी। बट ये है कि ये र्यूमर जरूर है, और अगर ऐसा होता है तो फिर प्राइस में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पेटीएम के प्राइस पे आ जाएगी। बट यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस वैल्यूएशन पे ये डील आगे होती है। बट अभी तक मेरे ख्याल से ये होगी या नहीं होगी, नोबडी नोस, केवल र्यूमर्स हैं, अभी इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। मतलब ये जो न्यूज़ है ये र्यूमर बेस्ड ही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा मार्केट में, मतलब जो न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि रिलायंस एक तरीके से अपना पेमेंट गेटवे लेकर आना चाहता है, जियो पेमेंट गेटवे, और उसको ये बहुत अच्छा टाइम है कि पेटीएम उसे बहुत लोअर वैल्यूएशन पे मिल सकता है। सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिलायंस। यस, ये रिलायंस के लिए ज़्यादा पॉजिटिव होगा कंपेयर टू पेटीएम। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या है, रिलायंस को कोई भी चीज़ अगर ऐसा होता है तो अभी तो हम लोग जस्ट इस बात चर्चा कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो रिलायंस को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि रिलायंस को काफ़ी सस्ते में उसे एक गेटवे मिल जाएगा, तो उसकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो रिलायंस में अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा अगर ये डील होती है तो। सर अब यहाँ से रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस अभी यहाँ से आपको अगले 5 साल में कहाँ दिख रहा है? रिलायंस पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इलेक्शन तक मार्केट की लीडरशिप रिलायंस से आनी चाहिए। इसमें मेरी कोई ऐसी रिकमेंडेशन आप इसे नहीं मान के चलें कि मैं बाइंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट मुझे जो डेटा और फैक्ट्स और मार्केट के स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है उसमें लग रहा है कि रिलायंस में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है। और जैसे कि लीडरशिप मार्केट में अभी बैंकिंग से नहीं आ रही है, HDFC बैंक से नहीं आ रही है, बट लीडरशिप देख रहे हैं कि रिलायंस में काफ़ी लीडरशिप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस इलेक्शन ईयर में काफ़ी अच्छा करेगा। और अगर 5 साल की बात करें तो ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ कम से कम 20-22% की वो देना चाहिए। क्या तो एक अच्छा स्टॉक है जो लेकर के रखना चाहिए। मतलब अगर हम उसका बिजनेस भी देखें तो इस वक्त तो बहुत वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, ऑलमोस्ट हर लीडिंग इंडस्ट्री के अंदर वो लीडर बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टेबल ग्रोथ दिख रही है प्राइस में। जैसे कि अगर कंपनी के अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो प्रॉफिट, हर साल कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, और जो प्राइस का एप्रिसिएशन है स्टॉक मार्केट में वो उस हिसाब से बहुत तेज़ी से प्राइस नहीं बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस में एक मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना अच्छा सौदा साबित होगा। तो सर इस वीडियो में हमने बहुत सारे डोमेन्स के ऊपर बात करी, हमने बिगनर सेंट्रिक बात करी, हमने आपकी जर्नी के ऊपर बात करी, आपके लॉस से हमने शुरू किया था, और मेरे दिमाग में भी वही है कि आपने जो लॉस कवर किया उसमें आपने अभी स्ट्रैटेजी बोली तो सही, बट उसमें डीप पे लोगों को समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से आपने क्या कवर किया। और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आपने बोला कि आप सेलर से बायर बन गए, तो बायर बन के क्या बाइंग करी और उसके पीछे आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आपने बोला हमने बाइंग पे बैक टेस्टिंग करी, क्या बैक टेस्टिंग करी? तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे मन में, और शायद लोगों के मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि भाई बाइंग करी तो बाइंग में करा क्या, कब करी, कैसे करी, तो उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, क्या डेवलपमेंट रही, क्या उसके पीछे रिसर्च रही? तो देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू स्टिल, आई फील लाइक। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर के साथ हम ऑप्शन बाइंग के ऊपर स्पेसिफिकली बात करें तो कमेंट कीजिएगा कि हमें ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियो चाहिए, एंड वी विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन ऑप्शन बाइंग। आने वाले वीडियोस में हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन के सवाल का आंसर नितिन मुरारका जी ने इस वीडियो में दिया है, एंड एक अच्छी लर्निंग वीडियो है कई सारे लोगों के लिए। तो शेयर दिस वीडियो, अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं,
शेयर मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट जो सर के एसएमसी के सॉफ्टवेयर हैं उनके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे देंगे, सो दैट यू कैन यूज देम। एंड सर के डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक, so you can definitely go ahead and click on the links if you want to. We will see you in the next video. Till that time, you go self-made and jai.